आफ्टर ए डील, इस डील पे एक कहानी बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान उछलता रहा कि उसने डील कराई, लेकिन डील किसने कराई? डील कराई कतर ने। अमेरिका की पॉलिटिक्स भी इससे समझ में आती है, अमेरिका की डिप्लोमेसी समझ में आती है, किस लेवल पे अमेरिका की डिप्लोमेसी होती है। किसी को कानो कान नहीं पता चला कि कतर गेम खेल रहा है और कतर ही मीडिएशन करवा रहा है। कतर की मीडिएशन जो हुई उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता। कतर ने ही एक्चुअल में डील करवाई, एमओयू सही, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सही, लेकिन बार बार फेवरेट फील्ड मार्शल और इस्लामाबाद से तेहरान जा रहे हैं लोग। ये सारा गेम हुआ क्या और पाकिस्तान को कैसे अमेरिका ने बेवकूफ बनाया, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल राजीव कोचर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर एक चीज बताइए सर, ये गेम क्या था? पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया गया, पाकिस्तान को नाम भी नहीं आ रहा। देखिए, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को अगर हम एक्चुअली समझने की कोशिश करें तो आई थिंक एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जब कतर पहले भी इस लड़ाई से पहले भी इन्वॉल्व था, बहुत क्लोजली इन्वॉल्व था इसको नेगोशिएशन में और हमेशा इन्वॉल्व रहा है। अगर आपने देखा होगा इसको दोहा ने इसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमेशा। आप इसको अफगानिस्तान में भी अगर आपने देखा तो अमेरिका के साथ एक उनका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है और आपने इस लड़ाई में भी देखा कि ईरान के साथ भी कोई इतनी कशीदगी नहीं थी कतर की एज कंपेयर टू कुवैत। अगर मैं ले लूं, बहरीन ले लूं, यूएई ले लूं, तो उस कैटेगरी में कतर नहीं आता। पर क्या हुआ कि जब ये डील्स हो रही थी एक टाइम पे, अगर आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, तो जब एक बार ये डील हो रही थी, जब ये हिजबुल्लाह के साथ भी बातचीत हो रही थी उस टाइम भी और हमास के साथ भी, तो इसको इजराइल को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये लोग एक होटल में बैठ के अपना एक नेगोशिएशन चल रही थी और वहां पे हमास का एक बहुत बड़ा कमांडर था, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा ऑफ हैंड, तो वहां पे एक स्ट्राइक किया गया और उसमें इसको कतर का नेगोशिएटर भी मारा गया। तो इसको कतर ने उस टाइम उसको डिसाइड किया था कि आने वाले वक्त में हमको इनका ट्रस्ट जो है वो डेफिसिट है और ये लोग हमारे ट्रस्ट के काबिल नहीं, इसलिए कतर ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। इसको अमेरिका के पास विकल्प क्या थे? बिकॉज उस टाइम पे हम पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर में भी एनालिसिस भी आ रहा था। अमेरिका के पास दो विकल्प थे, या तो वो टर्की के पास जाए या तो वो पाकिस्तान के पास जाए, बिकॉज और कोई इसको विकल्प आ नहीं रहा था, बिकॉज इट हैड टू बी अ मुस्लिम कंट्री एंड इट हैड टू बी कि भाई आपका ईरान के साथ भी कंफर्ट जोन होना चाहिए और उस टाइप का देश होना चाहिए जो अमेरिका की कठपुतली की तरह, लाइक अ पपेट, वो काम करेगा कि अमेरिका आप बोलेगा बैठ जाओ तो वो बैठ जाएगा। और इस टाइप का आपको एक बार याद होगा, इस शहबाज शरीफ ने कोई एक कट पेस्ट उसको मैसेज भी कर दिया था, वो जो अमेरिका से आया था कि भाई आप इसको ये मैसेज करो, और उसने ब्लाइंडली वो जो सेम मैसेज को ट्विटर पर डाल दिया था। बाद में उसको वो डिलीट करना पड़ा बिकॉज उसमें अमेरिका के इसको डायरेक्शन थे। तो इसका क्या हुआ कि सामने जब ये बात आई, तो जब ये नेगोशिएशन पाकिस्तान को दे दी गई उस टाइम पे बहुत शोर शराबा मचा, और पाकिस्तान को इसको कैसे सिलेक्ट कर लिया ये वो, और पाकिस्तान तो 7वें आसमान पे चढ़ गया। अब पाकिस्तान को कोई नेगोशिएशन का एक्सपीरियंस नहीं थी और ये फैक्ट है, और हमने देखा, और इसमें काफी हमने कमियां देखी। देखिए, एक तो आपका मीडिएटर होता है, एक आपका मैसेंजर होता है। तो पाकिस्तान वाज एक्चुअली नॉट अ मीडिएटर, इट वाज अ मैसेंजर। और आपको ये एक्चुअली फर्क समझना पड़ेगा कतर और पाकिस्तान में। कतर हैज ऑलवेज बीन अ मीडिएटर, नॉट अ मैसेंजर। तो जब आप एक मैसेंजर होते हैं तो इसका यह मतलब है कि वो पीस प्रोसेस को आप ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आप तो
एक मैसेज यहां दे रहे, एक मैसेज वहां दे रहे। पाकिस्तान अपने आप ही अपने नेबर के साथ, अफगानिस्तान के साथ पीस डील नहीं कर सका, भारत के साथ पीस डील कर पाए, तो क्या उसमें क्या एक्सपर्टीज है कि एक यूएसए और ईरान की के इसको बीच में, तो बीच में चीजें खराब होगी। एंड स्पेशली जब इस्लामाबाद में ये लोग मिले और जेडी वैंस उसको एब्रप्टली, आप जानते हैं कि एब्रप्टली कुछ घंटों बाद वो सब क्लोज करके वापस चले गए, और उसको वहां पे पूरी प्लान था कि 3 से 4 दिन तक का प्रोग्राम था, वो डिटेल्ड आपको गूगल करें आपको मिल जाएगी, 4 दिन का प्रोग्राम था। और इस ईरान से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था, ऑलमोस्ट 70-80 पीपल फ्रॉम ईरान लैंडेड अप देयर, और उसमें डिफरेंट एरियाज पे जहां पे डिस्कशन होना था उसके एक्सपर्ट्स आए हुए थे। तो पीपल थॉट कि भाई अब ये तो सीरियस मामला था, 3-4 दिन हम बैठेंगे, और अमेरिका उठ के चला गया। तो एक राइटिंग ऑन द वॉल आने लगी, और फिर बाद में जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन होने लगा और जो स्थिति आपकी बढ़ती खराब होती रही, इसको यूएस ने रियलाइज किया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि पाकिस्तान इज नो गुड, इसको पाकिस्तान के भरोसे रहेंगे तो हम यहां से ऑफ रैंप नहीं कर सकते, एग्जिट नहीं कर सकते। दैट इज द टाइम यूएस, आपने बहुत राइटली ये आपने पकड़ा, दैट यूनाइटेड स्टेट्स इज ए एक्सपीरियंस प्लेयर इन दिस फील्ड। पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स तो उनके बाएं हाथ का जिस तरीके से वो काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को देखिए आप, इसको लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि आज यहां से एक स्टेटमेंट आती है, दूसरी स्टेटमेंट, वो जानबूझ के देता है वो स्टेटमेंट। दैट इज पार्ट ऑफ द ओवरऑल स्ट्रेटेजी टू कीप एवरीबडी कंफ्यूज्ड। एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी बोलते हैं हम इसको डिप्लोमेसी में इस चीज को, और इसको अगर हम डिटेल इसको स्टडी करें तो बहुत अच्छा एक्चुअली सब्जेक्ट है, रिसर्चर्स को भी पढ़ना। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी में डोनाल्ड ट्रंप सबको रखता है अपना। अगर आप इसको अमेरिका की ताइवान पॉलिसी भी देख लीजिए जो बनी हुई है, इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी। और यहां पर भी एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी का जो एक हमको रिफ्लेक्शन दिखाई दी। और पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान को तो वो उसको खुश रखता है यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज पाकिस्तान से बहुत वसूल कर रहा है। और मैं आपको आपके चैनल पे इसका खुलासा करना चाहता हूं। इस पाकिस्तान का जो ये इसका सन इन लॉ है, कुचलर वगैरह, ये सारी जो इनके सारी की डॉटर्स वगैरह काम करती है, क्रिप्टो का बिजनेस पूरा ट्रंप को पाकिस्तान ने दिया है। बिलियन ऑफ डॉलर्स का उसमें उसको फायदा हुआ है। दूसरा, जो ये सूटकेस लेके गया था रेयर अर्थ के ऊपर बताने के लिए मेरे पास ये है, तो अमेरिका ने इसको गर्दन से पकड़ लिया, बोला ठीक है अब तू ये हमको दे, अब तू हमको बोल रहा है ना ये रेयर अर्थ है, तो जो ये सारे जो मिनरल्स है वो हमको चाहिए। वो डील भी इनके साथ इसको हो गई। तो अब पाकिस्तान, इस ट्रंप को तो पर्सनली फायदा हो रहा था पाकिस्तान से एक अच्छे रिलेशन रखने के लिए, और पाकिस्तान को खुश करने के लिए क्या चाहिए, वो उसको थोड़ा आप अपना प्रॉपअप कर दो कि भाई आप इसको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप अपने करते रहिए, आपको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से भी बाहर रखेंगे, आपको आईएमएफ के लोन भी मिलते रहेंगे, आप खुश रहो। और जो इस टाइप की स्टेटमेंट्स ट्रंप से आ रही थी, इट वाज अ वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन। देखिए एक ख्वाजा आसिफ है इनका डिफेंस मिनिस्टर, ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, उनको कभी आप डीपली स्टडी करना। वो बीच बीच में इसको बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स निकालते हैं। एक स्टेटमेंट निकाली कि जो पाकिस्तान इज लाइक अ टॉयलेट पेपर एंड अमेरिका इज यूजिंग पाकिस्तान लाइक अ टॉयलेट पेपर। क्यों बोलता है? बिकॉज ही हैज इनसाइड इंफॉर्मेशन, ही नोज कि अमेरिका उसका फायदा उठा रहा है पाकिस्तान। उसने एक बार पहले भी, जब आपको याद होगा सिंदूर के टाइम, उससे पहले एक स्टेटमेंट निकाली थी दैट इसको 30 साल तक हमने इसको टेररिज्म को हमने सपोर्ट किया और हमने टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट किया बिकॉज अमेरिका चाहता था हमको करना ही। तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी वो। और जो भी पाकिस्तान के पैनलिस्ट आते हैं ना इंडिया के प्रोग्राम में, जब उनको अभी ये चीज बोलते हैं, उनके पास जवाब नहीं है वहां पे इसको आंसर देने के लिए। तो
इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर हम इसको एनालाइज करें और मैं इसको अभी इसको कंक्लूड करूं इस क्वेश्चन को, ये जो पीस डील है इट इज बिकॉज ऑफ, और आप उसको एमओयू बोल लीजिए, बिकॉज पीस डील तो अभी 60 दिन के बाद उसको कन्वर्ट होगी फ्रॉम एमओयू टू अ पीस डील। और ये एमओयू भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज नॉर्मली एमओयूज होते नहीं। इसको नॉर्मली हम ये देखते हैं, एमओयूज होते हैं, हम एक बिजनेस कर रहे हैं या किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो हम एक एमओयू बनाते हैं, उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप अब जैसे यूनिवर्सिटीज होती है, कॉलेजेस हो गए, हम टाई अप करते हैं इसको अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के साथ, उसके साथ एमओयू करते हैं। इन दीज काइंड ऑफ अफेयर्स एमओयू की जरूरत तब पड़ती है जब आप एक पोजीशन में नहीं है पीस डील करने के लिए, और आपको कुछ टाइम चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू वांट सम काइंड ऑफ कमिटमेंट। तो एक बीच का रास्ता आप जो इख्तियार करते हैं कि एक कुछ कमिटमेंट हो जाए, सिचुएशन को स्टेबलाइज करने की जरूरत थी, और इसलिए एमओयू को लेके आए, बिकॉज पीस डील हो नहीं रही थी और होने वाली भी नहीं थी, बिकॉज दोनों अड़े हुए थे। और ये ब्रेन चाइल्ड किसका था, ये एमओयू का या कतार का? बिकॉज ये ऐसे सजेशंस ये एक्सपर्ट से ही आ सकते जो इन पूरे दापेच को समझते हैं। तो कतार ने सजेस्ट किया कि भाई एक एमओयू कर लो और आपस में अपने कुछ पॉइंट्स रख लो। जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट्स में सहमति हो, अभी मोटे मोटे पॉइंट्स में सहमति कर लो कि सिचुएशन को डिफ्यूज कर दो और एक कंडीशन बना दो कि हम एक स्टेटमेंट दे सके कि हम इस लड़ाई को रोक रहे, तो वो चीज आपकी फ्रक्टिफाई होगी। अब प्रॉब्लम आएगी, देखिए इतना आसान नहीं है ये बोलना कि एमओयू हो गया तो ये चीज अब आएगी। लेबनान के इशू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और जेडी वैंस ने अपनी यात्रा भी जो उसको जाना था स्विट्जरलैंड में, वो उसने पोस्टपोन या कैंसिल कर दी है, बिकॉज इसको ईरान ने बोला है कि इसको कोई मतलब ही नहीं है एमओयू करने का जब आप उसको इजराइल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसलिए अभी बहुत इसको यूएस और इजराइल के बीच में काफी फ्रिक्शन हो गई। और जेडी वैंस की स्टेटमेंट अगर आपने सुनी होगी, आज मॉर्निंग में सुन रहा था, वो बहुत ही क्लियर थे, एक क्लियर कट वार्निंग इसको नेतन्याहू को दी है। इसको यहां तक बताया है कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये अमेरिका के सपोर्ट के बिना आप नहीं लड़ पाएंगे, और 70% जो आपका एमुनिशन और आपके रॉकेट्स वगैरह वो अमेरिका से ही आते हैं। तो इसको नेतन्याहू भी समझता है, देखिए वो भी ही इज प्लेइंग टाइम एंड ऑल, ही इज आल्सो ओल्ड प्लेयर ऑफ द गेम। तो इसको मुझे लगता है कि ये चीज सेटल डाउन हो जाएगी, जेडी वैंस जाएंगे, और अभी जो डिजिटली साइन हुआ है वो फिर एक और ये जो नवाज शरीफ तो शहबाज शरीफ तो बोला डिजिटली साइन हो गया, बट एक्चुअली आई डोंट थिंक इट हैज हैपेंड, बिकॉज इसको पाकिस्तान को पता नहीं है कि क्या हो रहा था। जैसे आपने बताया, क्योंकि पाकिस्तान को अलग रख दिया था इसने, और ये स्मार्टली अलग रख दिया था। पाकिस्तान को नहीं पता था कि एक ऐसी स्विट्जरलैंड में मीटिंग होने वाली, और वो सोच रहा था डिजिटली जो कोई सिग्नेचर हो जाएगा। तो ये कहानियां भी यू सी, हम तो सोशल मीडिया ओपन सोर्सेज से पढ़ते हैं, अब जो एक्चुअली इनसाइड की स्टोरी है वो तो शायद किसी को नहीं पता होगी, बट वो इसको आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर आएगी। बट डेफिनेटली जो आपका मुद्दा है, जो आपने रेस किया है, उस पर दम है, और वो एक चीज हमको साफ एक्चुअली सजेस्ट करता है कि कतार का, मैं इसको मानता हूँ 90% रोल में, जो अगर मैं इसको पाकिस्तान को 0% ना करूं, उसको 10% पे रखूं, तो वो मैं थोड़ा लिबरल हूं, मैं इसको पाकिस्तान को 10% दे रहा हूं, एक्चुअली 0% उसका क्रेडिट है। बट फिर भी जो भी, जैसे आपने बताया कि इस्लामाबाद तेहरान में इसको विजिट्स अपना करी, बातचीत करी, मैसेंजर का काम जो भी किया, तो उसके लिए हम उनको 10% उसको दे देते हैं ग्रेस मार्क्स, और इसको 90% आई थिंक इट इज द एफर्ट ऑफ कतार। तो सर, उसको पाकिस्तान को जैसे कुछ पता नहीं था, पाकिस्तान हवा में तीर मार रहा था, अपना कॉलर उठा रहा था, पाकिस्तान बार बार कतर जाकर के तेहरान जाके कर क्या रहा?
मतलब इट वाज टॉकिंग टू समबडी, किसी से बात कर रहा था, अमेरिका से भी बातचीत में था, जब एक्चुअल शॉट्स जो है वो कतर से खेले जाए, तो व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को प्ले किया। डोनाल्ड ट्रंप ने आपको ये इंप्रेशन नहीं दिया कि हमने पाकिस्तान को अलग कर दिया, बिकॉज दैट वुड बी क्वाइट इंसल्ट टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान से वो काफी कुछ ले रहा था, तो पाकिस्तान को तो नाराज नहीं कर सकता किसी भी हालत में। तो उसने बोला कि तुम अपना इसको जारी रखो जो कर रहे हो। उसको कतर को भी एक और जैसे कि उसको रीइंफोर्स कर रहा था वहां पे, और इसको कतार के जो रिलेशन है ईरान के साथ, और जो उनके, अब आप इसको देखिए, एक चीज आपको इसको समझनी पड़ेगी। जितने भी हिजबुल्लाह और हमास के लीडर्स हैं, उनको सिक्योरिटी कहां पे प्रोवाइड होती थी? कतार में प्रोवाइड होती थी। होटलों में, सेफ हाउसेस में आके वो रहते थे, और उन पे हमला नहीं होता था। तो कतार वाज बहुत डीपली एम्बेडेड इन द सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ईरान। तो उसको आप इसको अलग नहीं कर सकते थे, वो तो उसकी नाराजगी थी। अब उसका एक जो इंटरलोक्यूटर मारा गया, तो उसने बोला कि हम तो आप पे समझौता कर रहे हैं, आप इसको हम ही को मार रहे हैं। तो वो तो इजराइल का मोसाड का काम था। तो ये चीज इसको कतर को फिर उस पर प्रेशर डाला यूएस ने, उसको ट्रंप ने, कि नहीं भाई आप उसको भूल जाइए, हम इसको इजराइल को देख लेंगे, आप आ जाइए यहाँ पे बीच में। और इसको ये भी एश्योरेंस दिया कि इसमें इजराइल जो नेगोशिएशन में, इसको इजराइल इज नॉट देयर बिकॉज कतर हैड सीरियस रिजर्वेशंस अबाउट इजराइल। तो उसने बोला कि इजराइल को तो हम शामिल नहीं कर रहे हैं, वो कोई हमारे टीम में भी नहीं है और हमारी डील में भी नहीं। और आपको याद होगा, अभी मैं एक ये एम्बेसडर है इजराइल के इंडिया में, और परसों स्टेटमेंट आई थी जैसे ही डील आपने अनाउंस करी, कि उसने बोला कि इजराइल हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड एंड वी हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ एनी ऑफ द नेगोशिएशंस एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न्ड। तो वो साफ कर दिया, एम्बेसडर ने भी साफ कर दिया, और फिर जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है इजराइल के, उसने भी स्टेटमेंट दिया, और सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट दिया कि हमको तो पता ही नहीं था कि इस टाइप की डील हो रही है, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। बिकॉज अगर आप इसको ईरान को बोलते हो कि मिसाइल्स आप रख सकते हो अपना, आज इसको इजराइल को मैक्सिमम डर ईरान से कहां है अपार्ट फ्रॉम द प्रॉक्सीज, वो है मिसाइल से। और आप अगर इसको ईरान को बोलते हैं कि उसको अपना मिसाइल प्रोग्राम चालू रखेगा, तो इसको इजराइल इन वेरी वेल्ड टर्म्स, छुपे हुए टर्म्स में इजराइल एक्चुअली बोल रहा है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ, इसको वी हैव बीन लेट डाउन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स बाय डोनाल्ड ट्रंप। तो इसीलिए वो इसको लेबनान पे सख्त हो गया, और इसलिए आपने कल भी देखा इसको ऑपरेशन हुआ है, इसको 16 लोग मारे गए हैं। एक उनका शहर है 15 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, एक उसका नाम मैं आपको बताता हूँ, जो है वहां पे इस नेबत्य में जो एक मेजर अटैक हुआ है इजराइल का, और उसमें 16 लोग मारे गए उसको वहां पे। अब अगर मैं इजराइल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसको इजराइल एक्चुअली घिरा हुआ है दुश्मनों से। अब वो अपनी सिक्योरिटी को कैसे उसको प्रोटेक्ट करेगा? आपने ईरान के साथ डील कर ली, और आपने बोल दिया कि अब तो आप उसको मिसाइल भी रखो, तो फिर उसका जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको तो आपने एड्रेस किया नहीं। और इसीलिए आपने ये भी देखा होगा, पिछले साल इजराइल सीरिया में घुस गया था, और 40 किलोमीटर अंदर गोलन हाइट्स के आगे जाके उसने इसको जमीनी कैप्चर किया है, और माउंट हरमोन को पूरा कैप्चर किया, जो डमेस्कस से इट्स ओनली 40 किलोमीटर्स एंड इट डोमिनेट्स लेबनान। और वो जितने लॉजिस्टिक रूट से हिजबुल्लाह के उसने बंद कर दिए, वो ईरान और इराक से आते थे, तो वो लॉजिस्टिक रूट उसने बंद कर दिया। उसने हिजबुल्लाह को तो ऑलमोस्ट खत्म करके रखा हुआ है, उसको लीडर्स तक को मार दिया। तो अब वो जब एक कल्मिनेशन पॉइंट की तरफ आ रहा है, एक इसको फाइनल, जैसे होता है ना फाइनल हैमर, जब उसको टाइम आ गया एक अपना फाइनल इसको हैमर देने के लिए, आप बोलो लड़ाई रोक दो, जो वो क्यों रोकेगा? बेवकूफ है वो, उसको लड़ाई नहीं रोकेगा वो।
वो इसको जब तक वो अपने एरिया को सिक्योर नहीं कर देगा, लेबनान के अबाउट 20 किलोमीटर आगे जाके, वो उस एरिया को छोड़ने वाला भी नहीं है। और अभी जो इसको ईरान की स्टेटमेंट, आज मॉर्निंग की स्टेटमेंट, इसको ईरान ये बोलता है कि इसको यूएस को, यू टेल इजराइल टू विथड्रॉ फ्रॉम लेबनान, यू आर आस्किंग फॉर द मून, बिकॉज इजराइल तो मैक्सिमम एग्री ये कर जाएगा सीज फायर, उसको विड्रॉ थोड़ी करेगा वहां से। राइट सर, फाइनल क्वेश्चन लेना चाहूंगा आपसे मैं। अगर इजराइल बात नहीं मानने जा रहा तो ये एमओयू क्या, एमओयू की हैसियत क्या होती है, बट स्टिल फिर भी टिक पाएगा क्या? फाइनल क्वेश्चन फाइंड अप करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बहुत कम लोग इसके ऊपर बात भी करना चाहते हैं, बिकॉज बेसिकली इसको मुझे लगता है ये जो लड़ाई है ये एक टेम्पररी पॉज पर है। इसको मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है टेम्पररी पॉज पर है। इसमें अमेरिका यहां से निकलना चाहता है और अमेरिका कोई ना कोई इजराइल के साथ अरेंजमेंट करेगा कि 2-3 महीने आप अपना टेम्पो कम कर दें लेबनान में, और इस टाइप की मुश्किलात हमारे लिए मत क्रिएट कीजिए, हमको यहां से वापस जाने दीजिए। बिकॉज ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग होगी और ये लाइकली है, बिकॉज इसको किसी भी हालत में अमेरिका भी इस लड़ाई को दोबारा नहीं शुरू करना चाहता, किसी भी हालत में वो नहीं करेगा जिस टाइप की स्टेटमेंट्स आ रही और जिस जो भी ग्राउंड पोजीशन आ रही है। तो मुझे लगता है कि 2-3 महीने तक एक लेबनान में शांति होगी और इजराइल इसको एक्सेप्ट करेगा, बट वहां से विड्रॉ नहीं करेगा। ईरान को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए ये जो 30 दिन है इसमें क्या होगा, ईरान के ऊपर सैंक्शन हटेंगे, इसको ये कुछ अकाउंट्स उनके अनफ्रीज हो जाएंगे, पैसा ईरान में आ जाएगा और ईरान का ट्रेड शुरू हो जाएगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज और उसका जो खर्ग आइलैंड है जहां से 90% ईरान का ऑयल निकलता है, वो शुरू हो जाएगा। ईरान को एक रिलीफ मिलेगा और वो ये जो लड़ाई है ना हिजबुल्लाह के साथ, इसको बुनियादी लड़ाई है, ये है पैलेस्टीनियन की लड़ाई। और इसको पैलेस्टीनियन का मुद्दा यहां पे कहीं भी इसके बारे में बातचीत नहीं हो रही है और ना ही अब्राहम अकॉर्ड 2.0 जो अभी डोनाल्ड ट्रंप लेके आए हैं वो उसमें पैलेस्टीनियन की बात करते हैं। तो ये एक इजराइल के लिए बहुत टची पॉइंट है, बिकॉज वो नहीं चाहते पैलेस्टीनियन स्टेट बने और जब तक इजराइल है पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बन पाए, बिकॉज वो उसके लिए एक थ्रेट रहेगा। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन आप देख लीजिए, पार्टीशन के बाद हमारी बॉर्डर पे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई, टेररिस्ट अटैक्स होते रहे। तो अगर ये पैलेस्टीनियन स्टेट्स को अगर रिकॉग्नाइज भी कर देते तो इनके टेररिस्ट अटैक होते रहे और वो तो स्टेट बन जाएगा, लेजिटिमाइज कर जाएंगे उनको, तो प्रॉपर उनकी जो फॉरेन रिलेशन एम्बेसीज फंडिंग वगैरह सब कुछ होगा और अपनी आर्मी बनाएंगे, वो बाकायदा फौज बनाएंगे वो। तो इजराइल क्यों चाहेगा कि उसके बैकयार्ड में ही उसके दुश्मन ताकतवर बन जाए? और इसीलिए इसको वेस्ट बैंक में आपने देखा, अगर आप इसको ये चीजों को लिंक करें, इसको वेस्ट बैंक को लिंक करें, आप गजा को लिंक करें और आप इसको लेबनान को लिंक करें। इसको वेस्ट बैंक में पिछले 1 साल में 122 जूइश सेटलमेंट्स हुई हैं जो 5 साल में नहीं हुई। और ये इसकी वजह ये है बिकॉज इजराइल ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने बोला कि भाई इसको कब्जा कर लो, अपनी डेमोग्राफी चेंज कर लो, अपने लोगों को इसको बसा दो वहां पे। और वहां पे ये लोग बैरिकेड करते हैं बिकॉज पूरा जो इसका मिलिट्री कंट्रोल है वो तो इजराइल के पास है इसको वेस्ट बैंक में। तो जो ये पूरी मूवमेंट को सड़कों पे गाड़ियों का सब कुछ इसको कंट्रोल करते हैं ये लोग, इसको जाने नहीं देते ऐसे इधर उधर लोगों को, उनके प्रॉपर पहचान के साथ और उनकी चेकिंग के साथ उनको निकालते हैं वहां से। तो अगर एक ऐसा इसको माहौल आपने बनाया हुआ है तो आप पैलेस्टीनियन स्टेट क्यों चाहेंगे मुझे बताइए? तो और वो जो ईरान का जो मकसद ये है कि जो प्रॉक्सीज है वो तो यही चाहते हैं कि पैलेस्टीन स्टेट बने। तो ये जो लड़ाई जो है ना ईरान और इजराइल की, ये एक एग्जिस्टेंशियल लड़ाई,
ये कोई एमओयू से या कोई पीस डील से खत्म नहीं हो सकती, और इसको आने वाले वक्त में वेस्ट एशिया विल ऑलवेज रिमेन अनस्टेबल। बट अमेरिका को एक लेसन जरूर मिला है, ये ईरान और इजराइल की लड़ाई में आई थिंक दोबारा अमेरिका नहीं पड़ेगा। और जैसे चाइना पाकिस्तान की मदद करता है ना, पाकिस्तान हमसे लड़ता है, चाइना बैक एंड है, सेम तरीके से इजराइल का बैक एंड विल बी यूनाइटेड स्टेट्स। पर वो डायरेक्टली इस लड़ाई में नहीं पड़ने वाला, उसने रियलाइज कर लिया है पढ़ने से उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज ईरान के पास जो ताकत है वो ऐसी है कि वो सस्टेन कर पाएगा, और ये लोग अंदर नहीं जाना चाहते। अब बूट्स ऑन ग्राउंड लेके अंदर नहीं जाना चाहते, ये लोग फंस जाएंगे अपनी पुरानी, अपना वियतनाम अफगानिस्तान की एग्जांपल्स हैं इनके पास, तो ये अपनी गलती को नहीं दोहराएंगे। तो मुझे इसको, मेरा एनालिसिस ये है कि ये अमेरिकन विल गो बैक। नेवल ब्लॉकेड आपका खत्म ऑलरेडी हो चुका है, खत्म ऑलरेडी, इसको गाड़ियां, ये जो वेसल्स स्टार्ट होगी, एक इसको भारत की भी वेसल निकल गई है वहां से, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज 60 दिन के बाद ईरान इसके ऊपर टोल टैक्स लगाएगा, और ईरान ने अनाउंस कर दिया आज मॉर्निंग में, और उसको वो एक्चुअली बोलता है मैरीटाइम फीस, उसको टोल टैक्स नहीं बोलता है वो, उसको मैरीटाइम फीस बोलता है। ओमान और ये दोनों मिलकर बनाएंगे, और अमेरिका तो इज नॉट बॉदर्ड, आप लगाओ जो लगाना है। 60 दिन बाद हम तो जा रहे हैं यहां से, और वो वापस जाएंगे, उनके मिड टर्म्स है, उनके इलेक्शंस है, ट्रंप विल लाइक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज इलेक्शंस, और इसको इजराइल की लड़ाई और इसको ईरान की लड़ाई, ये एक परमानेंट युद्ध है, और ये इसको इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, और सिचुएशन जो है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड पे के वॉर होने से पहले कोई टोल नहीं था, टोल का राइट दे दिया गया ईरान को इस वॉर से सीधे सीधे विन-विन सिचुएशन, टोल भी मिला, अपने ऊपर से सैंक्शंस भी हटे, पैसा भी मिला, सब कुछ मिला, नुकसान थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन खमेनी की शहादत ईरान को ताल लगी, ये बात सही है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू रोहित जी, धन्यवाद।